नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 जो कि 2 एवं 3 मार्च 2025 को नियत की गई है कि कड़ी में आज हम विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेज में जो लागू अवकाश नियम है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपैरेटिव चार्ट बनाकर आपका स्टडी लीव, सैबेटिकल लीव एवं ड्यूटी लीव के बारे में जानकारी दी थी। उससे पहले सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की अर्हता नियुक्ति के संबंध में चर्चा की थी। क्योंकि इनसे जुड़े हुए प्रश्न विभिन्न प्रकार के बन सकते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा। मैं सोच रहा हूं कि अगले 5-6 दिन प्रैक्टिकल क्वेश्चनों पर मैं ज़्यादा फोकस करूं। जितना कुछ पढ़ा दिया है उनसे क्वेश्चन बनाकर आपसे चर्चा करूं, जिससे कि आप उन्हें सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो देखिए, 2007 में 20 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न था। 2014 और 2018 में विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया। संभावना है कि 2024 में विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न 20 नंबर का आना चाहिए। अगर एग्जामिनर पेपर सेटर अच्छा है, उसको एक समझ है इस परीक्षा के बारे में, जैसा कि 2007 में प्रश्न पत्र बनाया गया था और मैंने 2007 के प्रश्न पत्र के दृष्टिगत ही मैंने आपको अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। 2014-2018 का जो प्रश्न पत्र था वो आसान प्रश्न पत्र थे। लेखा नियमों में इतने आसान प्रश्न पत्र आने नहीं चाहिए, लेकिन जो 2007 का प्रश्न पत्र था वो मॉडरेट प्रश्न पत्र था, वो इजी नहीं था। अगर टफ नहीं था तो इजी भी नहीं था। तो ये देखिए, 2007 में यह प्रश्न आया है। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि इसी प्रकार का पेपर बनेगा। तो जो अभ्यर्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत अधिक फायदा होगा। अगर टफ पेपर नहीं बनेगा, मॉडरेट पेपर नहीं बनेगा, टफ की बात नहीं करता हूँ, मॉडरेट पेपर नहीं बनेगा तो आप और सामान्य अभ्यर्थी दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मॉडरेट बनेगा तो मेरे नोट्स आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होंगे। तो देखिए, 2007 में प्रश्न पूछा गया था कि यूजीसी के निर्देशों के अंतर्गत निम्न प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न था, विश्वविद्यालय का एक रीडर प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हेतु आवेदन करता है। देखिए, ये 2007 का प्रश्न है। उस समय ये रीडर शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इसको उस समय एडवांसमेंट स्कीम बोला जाता था, करियर एडवांसमेंट स्कीम। जब पदोन्नत के बारे में जो एक प्रक्रिया थी यूजीसी की, उसको करियर एडवांसमेंट स्कीम बोलते थे। और तो उस समय कहा गया कि एक रीडर प्रोफेसर पद पर पदोन्नति आवेदन करता है तो क्या करेगा, आवेदन करता है तो उसको क्या अर्हता होनी चाहिए। तो इसके लिए यूजीसी के निर्देशों में स्पष्ट है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि उस समय का रीडर आज एसोसिएट प्रोफेसर कहलाता है। प्रवक्ता, रीडर और प्रोफेसर, ये 3 नाम होते थे 2010 से पहले। प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर। प्रवक्ता को अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, रीडर को एसोसिएट प्रोफेसर बोलते हैं और प्रोफेसर ही है। ठीक है, तो 3 चरण में ये पद होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति रीडर बनता है तो मैंने आपको पहले बताया, पिछले वीडियो में बताया, याद फिर कर लीजिए कि लेवल 10 से पर उसकी नियुक्ति होती है और लेवल 10 पे नियुक्ति होगी। अगर वो पीएचडी है तो 4 साल बाद लेवल 11 में पहुंच जाएगा अपने पीबीएएस के माध्यम से। अगर वो एमफिल है तो 5 साल में पहुंचेगा लेवल 11 पर। अगर वो केवल नेट है तो 6 साल में पहुंचेगा। ठीक है, जब लेवल 11 में पहुंच जाएगा, यानी कि पुराना 7000 था। पहले आप जहां देखिए इसमें लिखा हुआ है लेवल 13 और एजीपी 9। 2016 से पहले जो सामान्य ग्रेड पे होता है उससे भिन्न ग्रेड पे
शिक्षकों के लिए हैं। जैसे कि हमारे किसी का अभ्यर्थी ने कहा था कि सर जो आप न्यूनतम वेतन बता रहे हैं फिटमेंट तालिका में, लेवल 54 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए और लेवल 13 में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और आपके 13A में 14 में जो आप बता रहे हैं प्रोफेसर के लिए, वो फिटमेंट तालिका में वेतन है ही नहीं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकारी कर्मचारियों का जो ग्रेड पे ऑफ फिटमेंट तालिका है वो शिक्षकों पर लागू नहीं है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए अलग फिटमेंट तालिका तैयार की जाती है, उसमें वो वेतन उससे लिया जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर AGP 9,000 लिखा हुआ है उत्तर में। कोई रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर जो PhD धारक हो तथा लेवल 13 या AGP 9 में कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो, वो प्रोफेसर बनेगा, ये UGC कहता है। अब AGP 9 यानी कि ग्रेड पे 9,000 तो है ही नहीं सरकारी कर्मचारियों का। क्या क्या है सुन लीजिए। गजेटेड अफसर से स्टार्ट होता है 5400, 6600, 7600, 8700, 8900, 10,000। 9,000 है ही नहीं। जबकि शिक्षकों का ग्रेड पे होता था 6,000, 7,000, 8,000, 9,000। 6,000 ग्रेड पे से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती थी, जबकि सरकारी अधिकारी की नियुक्ति 5400 ग्रेड पे से होती है। इनको 6,000 की ग्रेड पे से दिया जाता है। तो वही रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर बनेगा जिसने लेवल 13 या ग्रेड पे 9,000 में कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। ठीक है। वर्तमान में अगर प्रश्न आ जाता है नया, इस साल प्रश्न बन जाता है कि बताइए कि आपको एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना है, तो UGC के नियमों के अंतर्गत आप को क्या अर्हता होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि यदि एसोसिएट प्रोफेसर सीधी भर्ती से प्रोफेसर के पद पर जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग अर्हता होगी, और यदि वो सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हो रही है तो उसके लिए अलग अर्हता होगी। यदि कोई व्यक्ति एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा जा रहा है तो उसको कम से कम 8 साल की सेवा का अनुभव होना चाहिए और PhD होना चाहिए। और यदि यहाँ पर देखिए प्रश्न किया गया था कि वो व्यक्ति एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत है, यानी कि एडवांसमेंट स्कीम लागू होती है पदोन्नत वाली स्कीम पर। तो यानी कि वो व्यक्ति पहले असिस्टेंट प्रोफेसर रहा है, फिर वो रीडर बना है, उसके बाद प्रोफेसर बनता है। तो इसमें स्पष्ट नियम है कि लेवल 13 या AGP 9,000 में कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो। दूसरा प्रश्न है, विश्वविद्यालय का एक अवकाश प्राप्त शिक्षक विश्वविद्यालय संबद्ध एक डिग्री कॉलेज की गैर सांविधिक निकाय नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में नियुक्त हेतु आवेदन करता है तो क्या रूल है। सामान्य सा प्रश्न है, क्योंकि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वो संबद्ध कॉलेज में जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति पर निर्णय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक 70 दिनों के अर्जित अवकाश हेतु आवेदन करता है। उनके अवकाश लेखे में 120 दिन का अवकाश बचा है। अब बताइए क्या 70 दिन का अर्जित अवकाश उसे दिया जाएगा। आपने देखिए सरकारी कर्मचारियों की दशा में आपने पढ़ रखा था कि 4 माह का, एक बार में 4 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है 120 दिनों का। ठीक है। और यदि वह व्यक्ति देश से बाहर जाता है तो वो उसको 180 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। यदि वो देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह रहेगा तो उसको 180 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, बशर्ते वो 4 माह से ज्यादा देश के अंदर नहीं रहेगा, 120 दिन से ज्यादा। ये तो कर्मचारियों पर नियम हुआ। विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर नियम यह है कि कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज एक ही बात समझिएगा,
क्योंकि कॉलेज भी विश्वविद्यालय से ही संबद्ध होता है, उसी का पार्ट होता है, एफिलिएटेड वहीं से होगा। तो 70 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए अगर आवेदन करेगा तो रूल कहता है कि देश के अंदर अगर कोई शिक्षक अर्जित अवकाश उपभोग करना चाहता है तो अधिकतम 60 दिन का अवकाश दे होगा। अगर वो देश के बाहर जा रहा है या मेडिकल ग्राउंड पर अर्जित अवकाश ले रहा है तो उसको 70 दिन का अवकाश दे दिया जाएगा। ठीक है, 60 दिन का अर्जित अवकाश उसी दशा में दे होगा जब वो देश के अंदर उपभोग कर रहा है। क्योंकि ये प्रश्न में कहीं नहीं लिखा है कि वो देश के अंदर है या देश के बाहर है, जा रहा है। तो आप दोनों बातों को स्पष्ट कर दें कि देश के अंदर अधिकतम 60 दिन का अवकाश ही दे होगा, स्वीकृत किया जाएगा, और यदि वो देश के बाहर जाना चाहता है तो उसे 70 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। क्योंकि 120 दिन देश के बाहर 120 दिन की छुट्टी का वो ले सकता है। जैसे कि सरकारी कर्मचारी 180 दिन छुट्टी ले सकता है देश के बाहर के लिए, वैसे सरकारी या विश्वविद्यालय का शिक्षक 120 दिन की छुट्टी ले सकता है अगर वो देश के बाहर है, लेकिन देश के अंदर केवल 60 दिन। ठीक है, और उसमें प्रश्न में कह ही रहा है कि उसके पास 120 दिनों का अवकाश बचा है तो कोई दिक्कत नहीं 70 दिनों को देने के लिए अगर देश के बाहर जाओ। एक पुरुष शिक्षक 30 दिनों के पितृत्व अवकाश है तो आवेदन करता है। ध्यान रहे, पितृत्व अवकाश केवल 15 दिन का ही देय होता है, 2 बच्चों पर लागू होगा, पहले बच्चे पर 15 दिन और फिर दूसरे बच्चे 15 दिन। 30 दिनों का पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव नहीं दे है। ध्यान रहे, सरकारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में पितृत्व अवकाश लागू नहीं है। ये नियम किसी भी सरकारी कर्मचारी पर लागू मत कर दीजिएगा। अगर प्रश्न आ जाए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी क्या पितृत्व अवकाश प्राप्त कर सकता है, अगर प्राप्त कर सकता है तो कितने दिनों का प्राप्त करेगा, तो आप लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश अवकाश नियमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश का लाभ अनुमन्य नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों को है, भारत सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों को दे है। ठीक है, तो आपका ये विश्वविद्यालय से संबद्ध जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने बताया, तो आप ये समझ गए ना। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत ही कि ये क्वेश्चन कभी अगर बने, अभी मैं इसके बाद और क्वेश्चन में आऊँगा कि विभिन्न प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के बारे में ज़रूर समझ लीजिएगा पुराने वीडियो में जाकर। ध्यान रहे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर 3 स्टेज पे होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आज की डेट में, और 6th पे कमीशन में भी 3 स्टेज थे। एक 6000 ग्रेड पे का था स्टेज 1, 7000 ग्रेड पे स्टेज 2, 8000 ग्रेड पे स्टेज 3। अब वो 7वें वेतन आयोग में क्या हो गया है, लेवल 10, लेवल 11 और लेवल 12। ठीक, एसोसिएट प्रोफेसर सीधे आएगा लेवल 13 में, 13A में। आप याद रखिएगा 13A, वो 13A में तभी आएगा जब वो कम से कम लेवल 12 में 3 साल की सेवा कर लेगा, तभी वो 9000 का जब वो पूरा कर लेगा और लेवल 13 पूरा कर लेगा, उसी दशा में ही वो जाएगा। ठीक है, अब आता है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए केवल एक ही लेवल है 13A, और वो एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर तभी बनेगा जब वो 3 साल की नौकरी कर लेगा। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर पहले स्टेज में कम से कम 4 साल की नौकरी, दूसरे स्टेज में 5 साल की नौकरी और तीसरे स्टेज में 3 साल की नौकरी। यदि वो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई है केवल, तो वह 12 साल में बनेगा एसोसिएट प्रोफेसर। अगर वो एमफिल पास था तो वो
आपका नहीं सॉरी, अगर वो केवल नेट क्वालिफाई है तो उसे 14 साल लग जाएंगे एसोसिएट प्रोफेसर बनने में। अगर वो एमफिल पास है तो उसको 13 साल लगेंगे। अगर वो पीएचडी पास है असिस्टेंट प्रोफेसर तो उसको मात्र 12 साल लगेंगे। 4 साल लेवल 10 में, 5 साल लेवल 11 में और 3 साल लेवल 12 में। ठीक है। और जब वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएगा तो उसको 3 साल चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए, यानी कि वो लेवल 13A में 3 साल की नौकरी करेगा। उसके पास पीएचडी होना ही चाहिए, तभी वो प्रोफेसर बन सकता है। और लेवल 13A में उसको चाहिए 3 साल की सेवा। ठीक है। और उसके पश्चात प्रोफेसर बन जाएगा। आपको मैंने प्रोफेसर बताया था 2 स्टेज होती है कि प्रोफेसर लेवल 14 का अधिकारी होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल 13 AGP 9000, उसको 13A कर लीजिएगा। प्रोफेसर लेवल 14 और लेवल 15 के शिक्षक होते हैं। 90% शिक्षक लेवल 14 में रहते हैं और 10% प्रोफेसर लेवल 15 में आते हैं। 10% से अधिक लेवल 15 नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया था कि यदि आप पीएचडी हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो 5 नॉन कंपाउंडेंट एडवांस इंक्रीमेंट आपकी सेवा पुस्तिका में लिख दिए जाएंगे। यानी कि जब आप 5400 के ग्रेड पे में आएंगे और जो आपको एंट्री वाला आपका है उससे 5 जो इंक्रीमेंट हैं उतने इंक्रीमेंट का अंतर अलग से आपको हर माह वेतन साथ दिया जाएगा। ये नहीं कि 5 इंक्रीमेंट लगाते हुए फिर आपको डीए जोड़ा जाएगा। इंक्रीमेंट वैसे ही चलेगा 1 2 3 4 करके शुरुआत से, लेकिन 5 इंक्रीमेंट के डिफरेंस का जो धनराशि होगी वो हर माह आपके वेतन में जुड़ेगी। वो अतिरिक्त लाभ है। ठीक है। और यदि आप एमफिल हैं तो आपको 2 नॉन कंपाउंड दे दिया जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार से ये बनाया गया है रूलिंग। तो आपको मेरे विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न को देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं अगर शिक्षक के बारे में पूछेंगे। आप लोगों ने कुछ विषयों का उठाया है, जैसे कि मुझे याद है आपने कहा है कि सर एक कुलपति की तरफ से कुलाधिपति महोदय को पत्र का एक प्रारूप बना के दे दीजिए, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। वो मैं दे दूंगा, क्योंकि अब मैं विश्वविद्यालय से रिलेटेड प्रश्नों की बात कर रहा हूँ तो उसको दे दूंगा। विभिन्न प्रकार के जो पत्र हैं उनको भी मैं एक स्पेसिमेन के रूप में आपको बताता चलूँगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन में कुछ टॉपिक मैं सर्च कर रहा हूँ और बहुत ही चुनिंदा टॉपिक, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बताऊँगा मैं। देखिए ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या इम्पोर्टेंट लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत मैं आपको बता दूंगा, उसमें से आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप एक मैगजीन 6 महीने की जीके जरूर पढ़ लीजिएगा। चाहे दर्पण की ले लीजिएगा, चाहे अरिहंत की ले लीजिएगा। अर्धवार्षिक कोई भी किताब मैगजीन आ रही हो जिसमें जुलाई अगस्त से लेकर दिसंबर जनवरी 25 तक का सामान्य अध्ययन हो, करंट इवेंट हो, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें व्यक्ति, स्थान, चर्चित व्यक्तित्व, योजनाएं जो चर्चित रही हैं, स्पेस प्रोग्राम, आपके डिफेंस प्रोग्राम, ये इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आपका इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की, राज्य की योजनाएं कौन कौन से महत्वपूर्ण रही हैं 6 माह के अंदर, उनको अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि करंट को बेस करता हुआ ही पेपर सेटर पेपर को बनाएगा। अगर उसके जानकारी में रहेगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो किसी फ्रेशर के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए है जिनकी सेवा 7 से 10 साल हो चुकी है और जो 35 से 45 साल के बीच में जिनकी लगभग औसतन आयु है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए।
मेरे इस चैनल को ये आपकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक नवयुवकों के मध्य, कंपटीशन तैयारी करने वालों के मध्य इसको प्रचार प्रसार करिए, जिससे मैं अधिक से अधिक लोग अगर जुड़ेंगे तो आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम की तैयारी के बाद भी ऐसे बहुत से एग्ज़ाम, चूँकि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अब 45 साल की आयु तक एग्ज़ाम दे सकता है। आपको पता है सामान्य एज 40 साल है और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है। 45 साल की आयु तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसी दशा में विभिन्न एग्जामों के बारे में मेरा मार्गदर्शन कंटिन्यूस जारी रहेगा। तो ये आप मत सोचिए कि मेरा आपका संबंध केवल असिस्टेंट रजिस्ट्रार तक है। इसके बाद हम अन्य एग्जाम को पर विचार करना स्टार्ट करेंगे, अन्य टॉपिक पर विस्तार से पढ़ाना शुरू करेंगे। और जैसे कि पॉलिटिक मैंने नोट्स बनाए हैं, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट, इन प्लानिंग स्कीम्स, प्रोग्राम्स, साइंस टेक्नोलॉजी, ऐसे विभिन्न विषय, डेमोग्राफी, इन्वायरमेंट, तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, इन पर डिस्कशन करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।